हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। आज अपन लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करें क्वेश्चंस की और उसके अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट अपन ने लिया ऑटोकेड। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए या फिर ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं उनकी सहायता के लिए थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ऑटोकेड की थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा दी थी 7 लेक्चर्स में, और उसकी जो अलग से प्लेलिस्ट इंजीनियर्स डीएनए यूट्यूब चैनल पे मैंने बना रखी है। आप वहाँ से जाके सारे के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। उसके साथ ही मैंने जो ऑटोकेड के कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत पहले प्रोवाइड करा दी थी, वो भी वहां से जाके ले सकते हो। आज अपन ऑटोकेड के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करें। 100+ क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए, उसके साथ ही कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑटोकेड फुल फॉर्म इज, फटाफट आंसर दो। राजस्थान जेईई 2016 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, गलत होने के चांस पूरे पूरे अलर्ट कर दे रहा हूँ। देखो ऑप्शन क्या है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिजाइन, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग। दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे ड्राफ्टिंग है, यहाँ पे डिजाइन है। अब देखो ऑप्शन सी क्या है, ऑटोमेट कंप्यूटर एडिट डिजाइन। ऑप्शन डी है ऑटोमेट कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग। देखो इस डी का मतलब डिजाइन होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और ये भी बताया था। प्रूफ देखना हो तो जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, ऑटोडेस्क कंपनी ने, उसकी साइट पे जाओ और वहां पे देखो इन्होंने क्या दिया, इसका नाम दिया है डिजाइन, इस डी का। अब देखो एक चीज पे बहुत ज्यादा अलर्ट किया था, बार बार अलर्ट किया था जितनी बार ऑटोकेड पढ़ाई थी, जितने भी लेक्चर्स में, कि अगर आपको ऑप्शन में ऑटोमेटिक और ऑटोमेट दोनों दिए हो तो आपको क्लिक करना है ऑटोमेट पे। ठीक है, कंपनी ने इसका नाम दिया है ऑटोमेट कंप्यूटर एडिट डिजाइन। अब क्वेश्चन आराम से गलत हो जाता, आप पहला ऑप्शन पढ़ते ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिजाइन, आपको लगता है यही सही है तो 3 को पढ़ो और नीचे के ऑप्शन देखते ही नहीं। और मैंने बोला था कि बहुत बार तो क्या होता है, वो एक ही देता है इनमें से, ऑटोमेटिक ही देगा, आपको ऑटोमेट नहीं देगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए क्या करता है, वो दोनों दे देता है ऑप्शन में और आपका जो क्वेश्चन आराम से गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना भाई, ये है ऑटोमेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में दिया है, कमांड विच इज यूज टू मेक ए रीजनल ज्योमेट्री इन ऑटोकेड। क्वेश्चन जो है आरआरबी जेईई में पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लैंग्वेज में आपको दिया है, आपसे कमांड पूछ रहा है, जबकि इसने क्या किया है, कमांड का नाम तो पहले ही दे दिया और अलाइस आपको ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए कि रीजनल ज्योमेट्री जो कमांड है उसका अलाइस बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से दिए। देखो ऑप्शन ए क्या है, एरे। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास ट्रिम, ऑप्शन सी है CO और डी है REG। पता ही चल रहा है कि रीजनल ज्योमेट्री जो कमांड है उसका अलाइस इन ये 3 तो हो ही नहीं सकते। ABCD ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI A3 पेज साइज इज इन mm में आपको A3 पेज की साइज पूछी है। देखो कितना टफ क्वेश्चन पूछा है RRB जेईई में। मैंने जब आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था तब वहाँ पे जो है A4 साइज और बहुत सारे पेज की साइज बताई थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पेज की साइज रटनी पड़ेगी भाई। देखो पेज की जो साइज स्टार्ट होती है 4A0 से स्टार्ट होती है और A8 तक चलती है, मैंने बताया था। लेकिन आपको जो याद रखनी है A0 से लेके A5 तक रखनी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा यही काम में आते हैं और इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है इन्होंने A3 पे पूछा, अगली बार आपको A4 की पूछ ले, इसलिए मैंने साइज जो लिख दी है। आप जो वीडियो को पॉज करके बाद में आराम से ये साइज लिख लेना। देखो A3 पेज की साइज यहाँ पे क्या है, 297 बाई 420 mm। ठीक है, ये जो 297 है विड्थ है और 420 हाइट है। अब देखो अपना क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन था, ये सही। देखो ऑप्शन बी में आपको क्या दिया, 420 बाई 297। ठीक है, हाइट और विड्थ दी है। तो ये भाई एक रटने वाला सा क्वेश्चन था, समझाने जैसा कुछ है नहीं। आप जो है रट लेना इन पेज की साइज को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर यूज टू शो द ऑब्जेक्ट इज कट एंड देन व्यूड। देखो क्या बोल रहा है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पहले काट देता हूँ और उसके बाद में उसके पार्ट्स को अलग अलग देखना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ये कोई मेरा एक सर्किल है, मैं क्या चाहता हूँ कि इसको यहाँ से काट दूँ और ये पार्ट मेरा जो है किसी अलग चीज़ को डिनोट कर रहा है और ये जो मेरा पार्ट है किसी अलग चीज़ को डिनोट कर रहा है। ऐसा आप कब कर सकते हैं, कौन सी लाइन्स का यूज करके कर सकते हैं, मैंने बताया था जब आपको एप्लीकेशन बताया था ऑटोकेड का सारी की सारी कमांड्स का, तब मैंने बताया था लास्ट के लेक्चर में। क्या बताया था कि सेंटर लाइन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन A, बी दिया है हैचिंग लाइंस, सी दिया है लेडर लाइंस और डी दिया है हिडन लाइंस। देखो इसका जो आंसर है वो तो होगा हैचिंग लाइंस।
ठीक है। अब देखो चारों लाइंस के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है इसी क्वेश्चन को आगे घुमा के पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अपन चारों ऑप्शंस को देखते हैं। देखो सेंटर लाइन क्या होती है, किसी भी सेंटर को डिनोट करने के लिए दी जाती है। जैसे ये सर्किल है, इसके सेंटर से अगर मुझे ये बताना है कि सेंटर कहाँ से है और उसके एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके की कोई लाइन होगी जिसमें एक पार्ट तो बड़ा होएगा और बीच वाला थोड़ा छोटा होएगा और उसके बाद बड़ा होएगा। तो सेंटर लाइन तो ओनली सेंटर को डिनोट करती है, जबकि ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक पार्ट को मैंने कट कर दिया और उसके बाद में दोनों पार्ट को अलग अलग से मुझे बताना है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखो हैचिंग का मतलब ही मैंने ये बताया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में हैचिंग करते हो, जैसे आपने कहीं मैप देखा होगा तो उसमें क्या अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की हैचिंग होती है और लास्ट में नीचे क्या दिया होता है, एक टेबल दी होती है और जिस तरीके की हैचिंग है उसका मतलब बताया होता है। ठीक है, तो हैचिंग आप कहाँ पे काम लेते हो, अलग अलग पार्ट को अलग अलग डिनोट करने के लिए। ठीक है, अब देखो लेडर लाइन्स क्या होती है। देखो लेडर लाइन जो होती है आपकी, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है कंटिन्यूस लाइन उसके जैसा ही होती है, लेकिन ये किसी एंगल पे होती है। ठीक है, लेडर अपनी किसी एंगल पे होती है ना, वैसे इसका नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक एंगल पे होएगी। ठीक है, तो लेडर लाइन समझ गए। अब देखो हिडन लाइन क्या होती है, जो आपकी डैश डैश लाइन होती है ना, वैसा ही कुछ होती है हिडन लाइन। ठीक है, तो देखो आपको तो जो है ज्योमेट्री को अलग अलग तरीके से डिनोट करना था, तो आपको इनमें से कोई भी नहीं हो सकती, सिर्फ ये बी ऑप्शन जो आपका हो सकता था। ठीक है, तो आपको अगर ये लाइंस का पता नहीं है कि किस लाइन का मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपका आगे गलत हो सकता है। ठीक है, देखो ये क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी। बीसीडी की फुल फॉर्म पूछी है आरआरबी जेई में। देखो ये एक जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जहाँ पे होता है वहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। जब मैं ऑटोकैड पढ़ा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाल दिया भाई, क्वेश्चन इसलिए डाल दिया क्योंकि ये बाइनरी से रिलेटेड है और जो ऑटोकैड में जो फॉर्मेट होता है फाइल को सेव करने का, DWG जो फॉर्मेट होता है जिसमें ऑटोकैड की फाइलें सेव होती है, उसमें बाइनरी से रिलेटेड एक फुल फॉर्म जो है राजस्थान जेई में पूछ ली गई है। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि यार ये जो क्वेश्चन है एसएससी का फेवरेट है, जहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होता है वहाँ पे बार बार पूछा जा रहा, तो हो सकता है यहाँ भी पूछ ले। ठीक है, अब देखो अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, लेकिन पता है तो आंसर दे दो भाई। देखो ऑप्शन ए क्या है, बाइनरी कैरेक्टर्स डेसिमल। ऑप्शन बी क्या है, बाइनरी कोडेड डिजिटल्स। ऑप्शन सी है बाइनरी कंडक्ट डेसिमल्स और ऑप्शन डी है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। ठीक है, रटने का सा क्वेश्चन है, रट लेना भाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो अपने पास में क्या है, द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ यूसीएस आइकन इज 8 ऑन ऑटोकैड ग्रिड। मैंने बताया था कि जो आपका व्यू पोर्ट होता है उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, कि यूसीएस आइकन होता है, उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो पहले से सेट आती है उसके ऑर्डिनेट क्या होते हैं, आरआरबी जेई में ये पूछा गया। सेम टू सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के राजस्थान जेई में भी पूछा गया, जो आगे आएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको 0,0,0 पे होती है, अगर आप 3D में देख रहे हो, अगर 2D में देख रहे हो तो यहाँ पे 2 ही जीरो आएंगे। ठीक है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, तो आपको वर्ड पकड़ना था ये। ठीक है, ये यूसीएस की पोजीशन बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पूछी गई है। ठीक है, क्विज में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच कमांड अलाउज यू टू मेक ए रेक्टेंगल और स्क्वायर। देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर समझ रहे हो, आपका जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है ना, तो एक ही कमांड से आप जो है दोनों बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे सर रेक्टेंगल की जो कमांड होती है वही क्या स्क्वायर की भी होती है, मतलब वही अलाइस होता है दोनों का, सेम टू सेम। राजस्थान जेई का ये क्वेश्चन था। ठीक है, देखो भाई क्या स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होता, तो क्या कमांड का अलाइस सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम होता ही है। अब आप बताओ भाई फटाफट, ये तो बहुत बार मैंने बता दिया है। ऑप्शन ए आपको दिया RE, ऑप्शन बी दिया REC, ऑप्शन सी आपको दिया R और ऑप्शन डी में दिया RS। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड का अलाइस होता है REC। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच फाइल टाइप इज एन ऑटोकैड बैकअप फाइल। राजस्थान जेई का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। ठीक है, और यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। क्या बोल रहा है कि ऑटोकैड में जो बैकअप फाइल बनती है उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, राजस्थान जेई का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए दिया BAC, ऑप्शन बी दिया BAK, ऑप्शन सी है DXF और ऑप्शन डी है DWG। देखो ये चारों ही फॉर्मेट जो है ऑटोकैड में अलग अलग फाइल्स के हैं, बताऊंगा कौन कौन से हैं। पहले जो आप आंसर बताओ, देखो भाई जो राजस्थान जेई की जो आंसर की आई थी RSMSSB जेई की फाइनल आंसर की, उन्होंने आंसर इसका दिया था .BAK बैकअप फाइल का। ठीक है,
अब देखो इनका मतलब क्या होता है चारों का, क्योंकि हो सकता है इस बार तो ये दिया, अगली बार कुछ और पूछ ले इन्हीं में से। देखो ये जो BAC है ना, ये ऑटोकेड की बैकअप फाइल का ही नाम है। फिर ये BAK और BAC में फ़र्क क्या है भाई? देखो इन्होंने मेरे हिसाब से तो जो है गलत आंसर दिया था। कैसे? ध्यान से सुनो। देखो जो ऑटोकेड की बैकअप फाइल बनती है, जो कंप्यूटर में ओरिजिनल फाइल बनती है, वो बनती है BAC फॉर्मेट में, ठीक है, .BAC। और अगर आप उस बैकअप फाइल को कॉपी करते हो तो वो जिस फॉर्मेट में कॉपी होती है वो होता है BAK। अब इन्होंने क्या पूछा? बैकअप फाइल, ठीक है। इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि ओरिजिनल फाइल या फिर जो कॉपी करी गई है फाइल, ठीक है। तो अगली बार अगर ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको रट लेना है इसको कि ओरिजिनल फाइल तो होती है BAC फॉर्मेट में, और अगर उस फाइल को आप कॉपी करते हो बैकअप वाली को, तो वो फाइल कॉपी होती है .BAK फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये DXF और DWG फॉर्मेट क्या होता है? देखो DWG फॉर्मेट जो है उसके अंदर ऑटोकेड की ओरिजिनल फाइल सेव होती है, ठीक है। जिस फाइल को आप ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर ऑटोकेड में, ठीक है। तो जो आपकी जैसे PDF फाइल से होती है ना, वैसे ही ऑटोकेड में DWG फॉर्मेट में फाइल से होती है, ठीक है। ये बैकअप फाइल और ये इसका ओरिजिनल फॉर्मेट। अब ये DXF क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मुझे लग रहा है इस बार ये पूछ सकता है क्योंकि ये थोड़ा टफ भी है। देखो क्या है, पहले तो इसको पढ़ो। .DXF क्या है? DXF इज ए शॉर्ट फॉर ड्राइंग। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। पहली बात तो ध्यान से सुनो, फुल फॉर्म क्या है? ड्राइंग इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके दो नाम है भाई। पहला नाम क्या है? ड्राइंग इंटरचेंज फॉर्मेट। दूसरा नाम क्या है? ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट, ठीक है। समझ गए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? अब यार इसका मतलब क्या है, वो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़। देखो यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो इसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो सॉफ्टवेयर बनाया जिस कंपनी ने बताया इसका नाम, इट वाज डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क, ठीक है। ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो उन्होंने इस फॉर्मेट को डेवलप किया। और इसका काम क्या है? इनेबल डेटा इंटरपोरेबिलिटी बिटवीन ऑटोकेड एंड अदर प्रोग्राम। देखो कुछ समझ नहीं आना, एक मुश्किल सी इंग्लिश की टर्म दे दी, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जब ऑटोकेड की फाइल सेव होएगी तो DWG फॉर्मेट में सेव होएगी, ठीक है। आप उस फाइल को सिर्फ ऑटोकेड के सॉफ्टवेयर में ही ओपन कर सकते हो और किसी में नहीं कर सकते। अब इस तरीके की जब कंडीशन आई, तब इनको 1982 में क्या लगा कि यार हम लोगों सबके पास तो ऑटोकेड सॉफ्टवेयर है नहीं, उस टाइम पे मोबाइल वाला ऑटोकेड भी नहीं आया था। तो इन्होंने क्या एक नया फॉर्मेट डेवलप किया, कौन सा? DXF। इस फॉर्मेट में क्या करते हैं? DWG फॉर्मेट को ट्रांसफर कर देते हैं, DWG फॉर्मेट से कन्वर्ट कर लेते हैं फाइल को, किसमें? DXF फॉर्मेट में। और उसके बाद में आप बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसको खोल सकते हो, इसकी जो पेरेंट फाइल होती है उसको खोल सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये DWG फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया दूसरे एप्लीकेशन में खोलने के लिए, ठीक है। यही इसका मतलब है भाई, समझ गए अच्छे से। फिर देखो आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्होंने क्या किया, इनको लगा यार ये DXF फॉर्मेट भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर में तो नहीं खुल रहा, तो फिर इन्होंने क्या किया, इस DXF फॉर्मेट से फाइल को कन्वर्ट कर दिया PDF में। दोनों में तीनों में फ़र्क क्या आ रहा है भाई? DWG फॉर्मेट में आप फाइल को एडिट कर सकते हो, लेकिन DXF और आपका PDF फॉर्मेट के अंदर आप फाइल को एडिट नहीं कर सकते। आपको एक प्रिंट की फॉर्म में ये फाइल मिलेगी, जैसे आप PDF फाइल देखते हो, ठीक है। यही फ़र्क है। तो आपसे पूछेगा क्या कि ये जो DXF फॉर्मेट है ये किस में होता है? ऑटोकेड में होता है, ठीक है। और ये उसकी पेरेंट फाइल का दूसरा फॉर्मेट है DWG का, ठीक है। और इसके बाद में इसको अपडेट किया गया PDF में। अच्छे से पता चल गया क्या होता है। अब देखो ये तो 4 फॉर्मेट हो गए, लेकिन 2 फॉर्मेट मैंने आपको और बताए थे जिन पे हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ ना, तुम देख लेना किसी ना किसी पेपर में आपसे एक फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा। ऐसा इतना कॉन्फिडेंस है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 पेपर में, 4 पेपर हुए थे राजस्थान JEE में, 3 पेपर में फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक में DWG पे पूछा गया था, एक में BAK पे पूछा गया था, और एक में जो है ये AC डॉलर पे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये 6 तरीके के फॉर्मेट है, हो सकता है किसी पेपर में आ जाए, इसलिए मैं 2 फॉर्मेट और बता देता हूँ जो ऑटोकेड में होते हैं। कौन से होते हैं? देखो एक ग्रीन कलर में, पहला क्या है? .SV डॉलर। ये डॉलर का निशान है, इसका मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक फाइल सेविंग फॉर्मेट। इससे मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हो और आप चाहते हो कि गलती से अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए या फिर लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, तो मेरा जितना काम हो चुका ना वो मेरा सेव हो जाए, ना कि मेरे को बार बार सेव करना पड़े। आप किसी फाइल को सेव करने के लिए क्या करते हो? Ctrl+S प्रेस करते हो और बार बार सेव करते हो। लेकिन क्या है, जब आप इसकी सेटिंग्स को ऑन कर देते हो तो आपकी फाइल को बार बार सेव नहीं करना पड़ता, जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तुरंत सेव हो जाएगा। तो तुरंत जो ऑब्जेक्ट सेव होता है कौन से फॉर्मेट में होता है? SV डॉलर,
ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, .ac$। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑटोकेड की टेम्परेरी फाइल होती है, हर सॉफ्टवेयर की टेम्परेरी फाइलें होती है, ठीक है, छोटी छोटी केबी में फाइलें होती है, वो किस फॉर्मेट में सेव होती है ऑटोकेड सॉफ्टवेयर की, वो होती है AC$। ठीक है। अब देखो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा हल्का से रिवाइज करा देता हूँ शॉर्ट में। देखो क्या मतलब है, BAC फॉर्मेट क्या होता है, जो ऑटोकेड की बैकअप ओरिजिनल फाइल बनती है। BAK फॉर्मेट क्या होता है, जो बैकअप फाइल बनती है उसको कॉपी करते हो तो वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। DXF फॉर्मेट क्या होता है, अगर आपकी DWG फाइल जो है ऑटोकेड में ओपन हो रही है, सॉफ्टवेयर में किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं हो रही, इसलिए इन लोगों ने क्या किया है, इस फाइल को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, DXF फॉर्मेट में। और उसके बाद में आपके पास SV$ और AC$ का मतलब क्या हुआ, SV$ का मतलब है सेविंग फॉर्मेट और AC$ का मतलब है टेम्परेरी फाइल का सेविंग फॉर्मेट। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि आपने बैकअप फाइल तो बना तो ली, लेकिन बैकअप फाइल से जो है ओरिजिनल फाइल कैसे निकालोगे। ठीक है, उसके लिए एक कमांड होती है जो आपसे पूछी जा सकती है और वो है रिकवरी कमांड, और जिसका अलाइज होता है मूव बैक। क्या है, मूव बैक। यहाँ से आपको पता चला बैकअप और मूव का मतलब है आप वापिस से इस फाइल को ले रहे हो, मूव बैक। हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई। अपन लोग क्या करें, अपना जो मेन मोटो ये नहीं है कि क्वेश्चंस के आंसर बताना, मेरा मेन मोटो ये है कि अगर वो ध्यान में दे इन्हीं क्वेश्चन को और ज़्यादा मेहनत नहीं करे, इन्हीं में घुमा फिरा के पूछ ले, तो किसी भी हालत में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं यार क्वेश्चंस की सीरीज़ बता रहा, फटाफट आंसर बताया ना आगे निकले। भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा पता है राजस्थान जेईई में जो पेपर बनेगा उसमें कितनी मेहनत वो लोग करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, उन्हीं के आसपास क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वॉट कीबोर्ड की इज यूज फॉर ऑर्थो ऑन ऑफ। राजस्थान जेईई का क्वेश्चन है, बताओ भाई ऑर्थो ऑन ऑफ करने के लिए कौन सी कीबोर्ड की का आप यूज़ करते हो। जितनी भी कीबोर्ड कीज होती है ना, F1 से लेके F12 तक होती है, इतनी की होती है भाई। आप कीबोर्ड उठा के देखना, F1 से F12 ही होता है, उसके आगे भी कुछ नहीं होता, पीछे भी कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐप से रिलेटेड। तो भाई जितनी भी की होती है ना वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आपसे अभी ऑर्थो की पूछी गई है, अगली बार कोई और पूछी जा सकती है। ठीक है, तो मैं सारी की सारी कीज का मतलब यहाँ पे बता देता हूँ। पहली बात तो ये बताओ ऑर्थो का क्या होता है, ऑर्थो का होता है F8। ठीक है, F8 इसकी की होती है। अब देखो इन की का मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे सारी की सारी कीज लिख दी है। आप क्या करना, बाद में वीडियो को पॉज करना और सारी की सारी अपने नोट्स में लिख लेना, और नहीं लिखो तो मैंने नोट्स दिए उनमें जाके देख लो, वहाँ पे लिखी हुई है। देखो F1 का मतलब होता है डिस्प्ले हेल्प। अगर आपको हेल्प लेनी है, ठीक है, ऑटोकैड में हर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक हेल्प वाला कॉलम होता है। ठीक है, हेल्प वाली टैब होती है, तो वो आपको डायरेक्ट ऑन करती है, तो F1 से कर सकते हो। जो ग्रीन में लिखी है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक वाली तो भूल भी जाओ ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भूल गए ना तो गर्लफ्रेंड आपको भूल जाएगी जब पेपर पास नहीं होएगा। ठीक है भाई, ध्यान से रट लेना इनको, मैं एक एक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम खराब नहीं करूँगा, वीडियो को पॉज करो आराम से देख लो। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड टू डिफाइन फॉर रेक्टेंगुलर कमांड। ये मैंने क्या बताया था जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर में रेक्टेंगल कमांड का एप्लीकेशन बताया था। बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन क्या आए थे कि सर इसका जो सही आंसर होगा 4। ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, मैंने आपको जो है अच्छे से क्लियर कर दिया था, बना के दिखा दिया था, और इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। अब जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ, वो लोग क्या सोचेंगे कि ये भाई रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें कितने पॉइंट है भाई 1, ठीक है, 2 और ये 3 और ये 4, तो रेक्टेंगल तो 4 से बनता है। लेकिन ऑटोकैड में सिस्टम उल्टा होता है भाई, आप यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करो ये वाला, और उसके बाद में ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करो, ठीक है, और उसके बाद एंटर मारो, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो सिर्फ 2 ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये अच्छे से मैंने बता दिया था वहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स मेक देम। अगर आप स्केलिंग कमांड का यूज करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या कर देती है, ऑब्जेक्ट को छोटा कर देती है, बड़ा कर देती है, या फिर या तो छोटा कर देती है या फिर बड़ा कर देती है, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, बताओ भाई फटाफट क्या आंसर होगा इसका। स्केलिंग जब आप कमांड यूज करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो आप जो चाहे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ लोग इस पर बड़े पे क्लिक कर देते हैं, गलत हो जाता है। स्केलिंग का मतलब ये थोड़ी है बड़ा, आप कुछ भी कर सकते हो, छोटा भी स्केल यूज़ कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या लिख रहा है, वन ऑफ द बिलो। ठीक है, ऑप्शन इज रॉन्ग अबाउट टाइप ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग यूनिट्स, विच वन इज इट। ठीक है, राजस्थान जेईई का क्वेश्चन है, थोड़ा समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है
जो ऑटोकैड के अंदर यूनिट्स नहीं है, ठीक है, मतलब ऑटोकैड में निम्न में से कौन सी यूनिट्स नहीं है, ठीक है। ऑटोकैड के अंदर आपकी लेंथ की और एंगल की 5-5 यूनिट होती है, ठीक है। तो आप बताओ इनमें से कौन सी यूनिट जो है ऑटोकैड में नहीं होती, ये है क्वेश्चन। देखो ऑप्शन क्या है, आर्किटेक्चरल, बी ऑप्शन क्या है, इंजीनियरिंग, सी ऑप्शन क्या है, डेसिमल, और डी दिया मिलीमीटर। देखो मैंने अच्छे से बताया था, ऊपर वाली 3 तो होती है भाई, ये मिलीमीटर जैसी कोई यूनिट ऑटोकैड के अंदर नहीं होती। इस बार तो पूछा ये, अगली बार इसी क्वेश्चन को ऑप्शन चेंज करके पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि वो 5 यूनिट्स कौन सी होती है। देखो भाई ध्यान से, लेंथ के अंदर आपको जो 5 यूनिट्स काम में ले सकते हो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, पहली है आर्किटेक्चरल, दूसरी है डेसिमल, ठीक है, तीसरी है इंजीनियरिंग, चौथी है फ्रैक्शनल, और 5वीं है साइंटिफिक। कौन सी का मतलब क्या होता है थ्योरी में बता चुका हूँ, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। इसी तरीके से एंगल की भी 5 यूनिट्स होती है, पहली है डेसिमल डिग्री, दूसरी है डिग्री, तीसरी है ग्रेडियंट, चौथी है रेडियन, और 5वीं है सरफेस यूनिट, ठीक है। तो आप नोट कर लेना अच्छे से, नहीं तो नोट्स जाके ले लो, सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विच कमांड यूज टू डिटरमाइन एरिया, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया स्पेलिंग, ठीक है। एरिया जो कमांड है उसका अलाइज क्या है, राजस्थान जेईई का क्वेश्चन है, फटाफट बताओ भाई, और चारों के मतलब भी फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या होते हैं। देखो जो एरिया जो कमांड है उसका अलाइज होता है डबल ए। चलो ये तो बात होगी एरिया की। अब बताओ इस ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आर्क, आर्क कमांड का अलाइज है ये ए, ठीक है। देखो ऑप्शन कितना कन्फ्यूजिंग दिया है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे अलर्ट भी किया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ए आर जो कमांड अलाइज है वो किस कमांड के यूज होता है, एरे, एरे कमांड का अलाइज है ए आर, आर्क जो कमांड है उसका अलाइज है ए, एरिया जो कमांड है उसका अलाइज है डबल ए, और ये ए एल किसका है भाई, ये तो आपने सुना ही नहीं होगा, ये है 3D अलाइन, ठीक है। 3D अलाइन जो कमांड यूज होती है 3D में उसका अलाइज है ए एल, चारों को नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, इन ऑटोकैड ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन ऑन द, ऑटोकैड में सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है किस में ड्रॉ किए जाते हैं, ये बात चल रही है ड्राइंग की, ठीक है। तो बात होगी 2D की। 2D के अंदर आपको, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से जवाब दे दोगे। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन ए है YZ प्लेन, ऑप्शन बी है XY प्लेन, सी है XZ प्लेन, और डी है ZX प्लेन। सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, XY प्लेन में आप 2D बनाते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्सट्रूडेड एक्सेप्ट, कौन से को आप एक्सट्रूड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए, आप बताओ कि कौन से को एक्सट्रूड नहीं कर सकते भाई। पहले तो आप ये समझो कि एक्सट्रूड होता क्या है, जो लोग नए हैं। एक्सट्रूड का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने ये एक सर्किल बनाया, ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ, ये सर्किल क्या 2D में है, मैं इसकी सॉलिड ज्योमेट्री चाहता हूँ 3D के अंदर, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो एक्सट्रूड करने की एक कंडीशन होती है, और उसी कंडीशन से ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्या कंडीशन है, एक्सट्रूड आप उन्हीं ऑब्जेक्ट को कर सकते हो जो क्लोज होए, ठीक है। जैसे ये एक लाइन है, ये क्लोज है क्या भाई, ये क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आप एक्सट्रूड नहीं कर सकते। मतलब आप क्या करोगे, अगर आप इसको 3D में बना दोगे तो कैसे बनाओगे बताओ। अगर आप इसको 3D बनाते हो तो ये आपके पास सर्किल है, आप इसका क्या बना सकते हो भाई, इसका गोला बना सकते हो, स्फीयर बना सकते हो ना यहाँ पे, लेकिन इस लाइन का क्या बनाओगे, ये मोटी हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसकी पहली जो कंडीशन है वो ये होती है कि आप एक्सट्रूड सिर्फ क्लोज ऑब्जेक्ट को ही कर सकते हो। अब आपका आराम से आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो आर्क पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, पॉली लाइन, ऑप्शन सी क्या दिया है आपको, इलिप्स, और ऑप्शन डी क्या दिया, रीजन। देखो रीजन एक क्लोज होता है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इलिप्स भी जो है क्लोज होता है, ठीक है। अब देखो ये पॉली लाइन और आर्क में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्या आर्क होएगा या पॉली लाइन होएगी, ठीक है। अब देखो कंडीशन तो यही थी कि क्लोज होना चाहिए, लेकिन आर्क तो क्लोज नहीं होता और पॉली लाइन भी नहीं होती। लेकिन आप अगर थोड़ा सा और डेप्थ में इसमें जाते हो, ठीक है, तो अगर आप आर्क को एक्सट्रूड कर सकते हो कैसे, आर्क को अगर आप एक्सट्रूड करोगे तो एक आर्क के अलावा दूसरी शेप बन जाएगी, कैसी, अगर ये मान लो कोई आर्क है तो ये कुछ चैनल जैसा बन गया भाई, ठीक है। तो आर्क को एक्सट्रूड करके आप चैनल जैसा कुछ बना सकते हो। वैसे तो ऑप्शन गलत है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर दोनों ऑप्शन में से एक चूज़ करना हो, मोस्ट एक्यूरेट पे आप जाना चाहो, तो आप पॉली लाइन करोगे,
मेरे हिसाब से पॉलीलाइन का मतलब क्या होता है कि आपने एक पॉलीलाइन कमांड ली और उसके बाद में एक बार यहाँ पे क्लिक किया, फिर उसके बाद लाइन आपकी ऐसे बन जाएगी, फिर दोबारा क्लिक करोगे फिर ऐसे, मतलब आप कंटिन्यूसली लाइन बना सकते हो पॉलीलाइन। और लाइन कमांड में क्या होता है, एक बार यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, एक लाइन ही बनेगी। इस तरीके की कंटिन्यूस लाइन अलग अलग क्लिक करने पर नहीं बनती, ये पॉलीलाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इन्होंने जो आंसर दिया है वो है पॉलीलाइन। अब इन्होंने क्या सोच के दिया, मेरे को जो रीजन लगा मोस्ट एक्यूरेट का वो मैंने यहाँ पे लगाया, तो अपना ऑप्शन जो है पॉलीलाइन ही निकल सकता है। ठीक है, ये आर्क नहीं निकल सकता, बाकी ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, व्हेन द कीबोर्ड की F9 इज प्रेस्ड द फॉलोइंग फैसिलिटी इज लॉग ऑन और ऑफ। अभी मैंने आपको इनका सबका मतलब बताया था थोड़ी देर पहले, जब ऑर्थो की F8 बताई थी तब वहाँ पे पूरी लिस्ट दी थी और उसमें बताया था कि F9 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है आप उनको रट लेना और आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इस पर अपन ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, स्नैप इसका राइट आंसर है, बाकी आप रट लेना वहाँ से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज WCS स्टैंड फॉर। देखो एक क्वेश्चन आया था UCS पे, एक आया था WCS पे। ठीक है, तो आप बताओ भाई WCS की फुल फॉर्म क्या होती है, क्विज में भी दिया था, पहले ही बता चुका हूँ। देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है वेस्टर्न कैड सिस्टम, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑप्शन सी है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑप्शन डी है वर्ल्ड कैड सिस्टम। सही आंसर होगा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे क्या पूछ रहे थे, सर ये वर्ल्ड होएगा कि वर्ड होएगा, मतलब एल आएगा कि एल नहीं आएगा, वर्ड और वर्ल्ड अलग अलग होते हैं ना। तो ये भाई देख लो यहाँ पे क्या है। ठीक है, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया ना, तो भाई इसको अच्छे से याद कर लेना। इस बार तुमसे UCS पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली बार इन्होंने WCS पूछा है, इसी पेपर को देख के बनाया तो आराम से पूछ लेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, द फिलेट कमांड क्रिएट्स। इस क्वेश्चन पे तो इतनी बहस हो चुकी है ना अपनी पहले ही, अब बताओ भाई तुम आंसर फटाफट। फिलेट कमांड से आप कॉर्नर कैसा बनाते हो भाई, फ्लैट बनाते हो कि वो जो फ्लैट मतलब शार्प बनाते हो या फिर राउंड बनाते हो या फिर दोनों बना सकते हो। मैंने बना के भी दिखाया था, जिन लोगों ने चैलेंज किया था कि आप गलत बता रहे हो उनको बना के दिखाया था। ठीक है, देखो इससे आप कौन सा बनाते हो, ऑप्शन ए दिया है शार्प कॉर्नर, बी है आपके पास में राउंड कॉर्नर, सी आपको दिया राउंड एंड शार्प कॉर्नर और डी दिया नन ऑफ दी अबव। फटाफट बताओ भाई इसका आंसर क्या होएगा, इसका आंसर क्या होएगा फटाफट बताओ। बहुत बार डिस्कशन हो चुका है भाई, फिलेट कमांड से आप बनाते हो राउंड कॉर्नर। ठीक है, फिलेट से कैसा बनाते हो राउंड, और चेम्फर से कैसा बनाते हो, उससे बनाते हो आप शार्प कॉर्नर। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना इसका मतलब क्या हुआ। जो लोग नए बिल्कुल पता नहीं उनको बता देता हूँ। मान लो मेरे को ये वाला जो कॉर्नर है इसको करना क्या है, काटना और उसके बाद में इसको राउंड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा इस फिलेट कमांड का यूज़ करूँगा तो इस तरीके से राउंड बन जाएगा। ठीक है, और अगर चेम्फर का करूँगा तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं बन रहा माउस से। ठीक है, समझ गए ना। तो फिलेट से कैसा बनता है, राउंड बनता है, और शार्प किससे बनता है, चेम्फर से बनता है। तो इस बार फिलेट पूछा तो अगली बार आपसे चेम्फर पूछ सकता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वॉट कीबोर्ड की इज यूज फॉर पोलर ऑन ऑफ। यार तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या, ये F1 F2 F3 पे कितने क्वेश्चन आ गए अभी तक, राजस्थान JEE में 3 क्वेश्चन आ गए और चौथा और आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला था कि कुछ भी कर लेना लेकिन ये F1 से लेके F12 तक के नंबर याद करके चल जाना कि इनका मतलब क्या होता है। हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दीवार पे लिख लो, रट लो और फटाफट याद कर लो। पोलर ऑन ऑफ का क्या होता है भाई, फटाफट बताओ, आंसर बताओ फटाफट। देखो क्या होगा, पोलर ऑन ऑफ किससे होती है, F10 से होती है भाई। ठीक है, अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पहले कर चुके हैं, याद कर लेना वहाँ से। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट कमांड अलाउज यू टू चेंज लाइन टाइप स्केल। बताओ भाई फटाफट से, यूज़ करके बताई थी ये तो, ध्यान से पढ़ो। लाइन टाइप नहीं पूछ रहा, लाइन टाइप स्केल पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दिया, LT, LTS, LS और LTSE। क्या होएगा, अगर यहाँ पे लाइन टाइप इतना ही लिखा होता ना तो ऑप्शन ए होता, लेकिन इसने क्या किया, लाइन टाइप स्केल बोल दिया भाई, तो ऑप्शन बी सही आंसर होएगा, एस और लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हेन ड्राइंग इन 2D। जब ड्राइंग 2D में बना रहे हो, व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विथ। क्या बकवास क्वेश्चन पूछा है यार, ऐसा JEE लेवल पे पूछ सकते क्या कोई। 2D में ड्राइंग बना रहे हो तो जेड एक्सिस में काम नहीं करोगे, सिंपल है यार, ये तो दूसरी क्लास का बच्चा बता देगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है आपको, व्हाट इज द मिनिमम अलाउएबल नंबर ऑफ लेयर्स इन ऑटोकैड। ठीक है, अगर आप कोई ऑटोकैड में ड्राइंग बना रहे हो तो आप जो है मिनिमम कितनी लेयर्स यूज़ कर सकते हो भाई।
मिनिमम आप एक यूज़ कर सकते हो। जीरो कोई लेयर होती है क्या भाई, कम से कम जब भी जैसे ओपन करोगे तो एक लेयर तो बनी जाएगी। अब उसके बाद में आपको सेकंड फ्लोर मान लो बिल्डिंग का बनाना है तो दूसरी लेयर ले लोगे, तीसरी ले लोगे, एक लेयर तो बनेगी बनेगी, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर हो गया, कितना हो गया इसका, 1 हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हाउ मेनी स्नैप पॉइंट्स डज ऑन ऑब्जेक्ट हैव। ऑब्जेक्ट का नाम दिया ही नहीं, आपसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, एक बेसिक पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट में कितने स्नैप पॉइंट्स हो सकते हैं। पहले तो ये समझो स्नैप पॉइंट होते क्या है, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा ना आंसर। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार वापस से बता देता हूँ। जैसे आप स्नैप जो है टैब उसको ऑन करते हो तो आपके पास में क्या होएगा, जितने भी स्नैप पॉइंट्स होंगे वो आपको दिखा देगा। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल में कितने स्नैप पॉइंट हो सकते हैं, एक पॉइंट तो हो सकता है ये, ऐसे 4 तो कॉर्नर के हो सकते हैं और 4 ही जो है इनके मिड के हो सकते हैं इन लाइनों के, ठीक है। तो कितने हो गए भाई, 8 हो गए और एक हो जाएगा इसका सेंटर। तो ये तो बात चलिए रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल और स्क्वायर में कितने स्नैप पॉइंट हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। अब बात करो सर्किल की, ठीक है, सर्किल में कितने हो सकते हैं भाई, 4 तो हो सकते हैं क्वाड्रेंट के, एक ऊपर एक साइड में, एक यहाँ पे और एक नीचे और एक सेंटर, 5 हो सकते हैं। इससे मतलब क्या चल रहा है तुमको, इससे मतलब ये हो सकता है कि ये स्नैप पॉइंट कितने होंगे, ये तो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सीधा सीधा क्या आएगा आंसर, डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको अच्छे से पता है कि स्नैप पॉइंट क्या होता है तो आंसर आप आराम से कर पाओगे। इसीलिए जब मैं पढ़ा रहा था ना तो बहुत सारे लोग बोले थे सर आप सीधी सीधी एनालाइज बताओ ना, क्या बकवास कर रहे हो, देख लो बकवास ऐसे होती है। अभी आ गया ना क्वेश्चन, राजस्थान जेईई में ही आया है। अगर आपको पता ही नहीं है स्नैप पॉइंट क्या होते हैं और मैं सीधा सीधा निकल जाता हूँ वहाँ पे कमांड का लाइज बता के, तो ये क्वेश्चन कर देते क्या तुम सॉल्व। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो जितना पढ़ाया ना भाई सही पढ़ाया तुमको, इतने ज़्यादा डाउट क्रिएट मत किया करो अपने दिमाग में। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटेड अराउंड द। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है, ठीक है, तो आप किसके अबाउट करते हो, ठीक है। ये मैंने आपको जो है अप्लाई करके भी दिखाया था सॉफ्टवेयर में। आप किसके अबाउट करते हो, बेस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब क्या, मान लो मेरे को ये एक रेक्टेंगुलर है, इसको मेरे को रोटेट करना है, तो मैं जैसे ही रोटेट कमांड यूज़ करूँगा वो मुझे बोलेगा बेस पॉइंट सेलेक्ट करो। आप कैसे रोटेट कर सकते हो, मान लो अगर आप ऐसे रैंडम रोटेट करोगे तो कहीं से भी रोटेट हो जाए, हो सकता है यहाँ से रोटेट हो जाए, हो सकता है यहाँ से हो जाए। तो आप क्या करना पड़ेगा, बेस पॉइंट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अबाउट ही रोटेट होएगा। आप देखो इस क्वेश्चन को इससे पूछा ना, अब इसको ऐसे ही दोबारा पूछ लेगा किसमें, कॉपी कमांड में, कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो तो किसके अबाउट करते हो, वहाँ पे भी आंसर आएगा बेस पॉइंट। मैं तुमको गारंटी देता हूँ ना, इन क्वेश्चंस को इतना डेप्थ में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान से 3-4 बार वीडियो देख लिया ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसी पेपर को देख के बनाए जाएंगे और इन्हीं में से ना आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरी नहीं है, आपको जितना डेप्थ में पढ़ा रहे उतना पढ़ लो भाई, सिंपल सी बात है। अभी इसका क्या, दूसरा क्वेश्चन जो कॉपी का बन सकता था मैंने बता दिया, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं, पेपर उठाया और उनको तो दिमाग है उनमें, तो ऑटोकेड उनको आती है, जो भी पेपर बनाएगा ऑटोकेड के क्वेश्चन वो सीधा सा पूछ लेगा, अच्छा यार रोटेट का पूछना तो इस बार कॉपी पूछ लेता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सीरियस लेना तुमको ये वाला जो लेक्चर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, द ओरिजिन ऑफ द ड्रॉइंग इज 8। देखो ध्यान से देखो, इससे पहले एक 3 जीरो वाला क्वेश्चन आया था ना, 0,0, वो यूसीएस का ओरिजिन पूछा था, इस बार पूछा है ड्राइंग का, ठीक है। तो ड्राइंग का और यूसीएस का दोनों का एक जैसा होता है, 2 ही जीरो क्यों लगाए भाई, कॉमन सेंस है यार, ड्राइंग तो 2D में बनती है, 3D में थोड़ी बनती है, तो 2 जीरो लगाएगा ना एक्स और वाई के, सिंपल है। देखो कितने इजी क्वेश्चन आए। आप देखो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके आए वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब 75 क्वेश्चन के 3 सेट और ऑटोकेड के आएंगे, जो इन्हीं 25 क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद में वो क्वेश्चंस बनाए गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, वो बेस पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बेस पॉइंट का रोटेट का तो बन गया, कॉपी का और एक्स्ट्रा बन सकता है, तो वो क्वेश्चन आगे डाल दिया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस पे रिसर्च करने के बाद में वो 75 क्वेश्चन बनाए। तो अगर आप लोग नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको लगता है कि वो और क्वेश्चंस टाइम पे देख लेने चाहिए, ठीक है, तो आप भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको तुरंत वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी जो सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है। ये काम है आपका। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट 25 का क्वेश्चन का जो सेट है वो कल इसी टाइम शाम को 9 बजे लाइव होएगा। जितने भी डाउट्स हैं आप वहाँ पे आके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।